स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कस्बा छोटे छोटे रास्तों और पुरानी दीवारों का था। वहां की शामें धीमी होती, मानो हर चीज को अपने अंदर समेटने का समय मिल जाएगा। रेवा का घर भी उन्हीं गलियों में था। एक पुराना मकान, चौखटों पर हल्की छीलन, बरामदा जिसमें गोधूली की रोशनी धंस जाती थी और रात में पंखा धीमी धीमी हवा देता रहता था। रेवा के दिन इतने तटस्थ थे कि बाहर से देखने पर वे शांति के ही प्रतीक लगते थे, पर उसके भीतर एक छोटी सी बेचैनी रहती थी जो कभी कभी उसकी नींद को खरोच कर जगा देती थी। रेवा बचपन से ही अलग दिखती आई थी। न उसमें किसी रंग रूप का संचय था, न उसका हंसना औपचारिक। लोग उसकी ओर देखते देखते चुपचाप चले जाते। कुछ की निगाहों में सहानुभूति थी, कुछ में शिकायत। पर रेवा ने जिंदगी को किताबों और सूरज की रोशनी से सजाया था। उसे अकेलापन डराता नहीं था। वो अक्सर बरामदे की कुर्सी पर बैठकर दूर पेड़ों को देखती और अपने भीतर की छोटी छोटी कविताएं गुनगुनाती रहती। किसी ने कहा होगा कि वही कविताएं उसकी सबसे बड़ी दोस्त हैं। कस्बे के उस पुराने बाजार में हर चीज की एक दिशा थी। सुबह की रूटीन, दोपहर की चहल पहल, शाम की चाय। रेवा का दिन भी रंगों में नहीं, आवाजों में बटा रहता। किराने वाले की घंटी, पड़ोसी के बच्चे की खिलखिलाहट, मंदिर की सुबह की घंटी। पर सबसे ज्यादा वो यह समय पसंद करती थी जब बरसात जैसी कोई हल्की फुहार आती और मिट्टी की खुशबू बरामदे तक पहुंचती। तब उसके सारे विचार धीरे धीरे सिकुड़कर एक ही बिंदु पर आ जाते, किसी छोटी सी खुशी की तलाश में। एक बरसाती दिन ऐसा ही था। आसमान ढका हुआ था, हवा में मटमैली गंध थी और सारे रास्ते पानी की पतली परत लिए हुए थे। रेवा ने घर का छोटा सा पर्दा खिसकाया और देखा कि बाहर से कोई नया चेहरा आ रहा है। तेज कदम नहीं, पर उसकी चाल में कुछ शांति थी जो आसपास की हलचल से बेखबर दिखती थी। वो युवक उस कस्बे के बाहर से आया था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और आंखों में पढ़ने की एक गंभीरता। उसने दुकान के पास रुककर थोड़ी देर बाजार के उस कोने को देखा और फिर अंदर आ गया, जैसे वो किसी पुरानी किताब के पन्नों पर अपना हाथ फेर रहा हो। आदित्य का आगमन किसी धमाके जैसा नहीं था। वो धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने संगीत की धुन, रेवा की जिंदगी में घुस आया। उसने कभी तेज आवाज नहीं उठाई, न किसी तरह का दिखावा किया। लोग उसे देखते और सोचते कि वो बाहर का पढ़ा लिखा युवक है, पर उसकी असली पहचान शायद उसके चुप्पेपन में थी। उसने कुछ दिनों के लिए उस कस्बे में रुकने की योजना बनाई थी, ताकि वो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ लेख पढ़ सके और पुराने लेखकों की किताबों में खो जाए। पहली बार उनकी मुलाकात एक शाम हुई जब रेवा बरामदे पर बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी और आदित्य छत की ओर से उतरकर किसी पारंपरिक दुकान की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें अचानक रेवा पर टिक गई। कोई नशीला आकर्षण नहीं, बस एक पहचान की झलक। उसने विनम्रता से मुस्कुराया और रेवा ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। ये किसी फिल्मी इशारे जैसा नहीं था। ये केवल दो लोग थे जो एक ही ठंडी हवा में एक ही किताब की तरह रुक गए थे। उनकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। आदित्य ने पूछा कि वो किस किताब में डूबी है। रेवा ने कुछ पन्ने बताए और बोला कि उसे कविताएं पसंद हैं। आदित्य ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली, कुछ कवियों का संग्रह, और कहा कि वो लोग अक्सर यहाँ के पुराने घरों की सैकड़ों कहानियां जुटाते हैं। उस छोटी सी बात ने रेवा के अंदर एक हल्की सी चमक जगा दी। उनके बीच एक सामान्य सा विषय मिल गया, कहानियां, कविता और उन छोटी छोटी चीज़ों की चर्चा
जो जिंदगी के भीतर सजे हुए रंग होती हैं। समय के साथ उनकी मुलाकातें नियमित होने लगीं। हर शाम आदित्य कोई नया विचार लेकर आता और रेवा उसे बरामदे की कुर्सी पर बैठाकर चाय के साथ सुनाती। वे ज्यादा बात नहीं करते। उन दिनों हर बात की मिठास धीरे धीरे निकलती। जब आदित्य बोलता, उसकी आवाज में किसी भाव का ठहराव होता और रेवा चुपचाप उसकी आंखों में उतरती। वो देखती कि उसके भीतर भी कुछ कच्चा और नर्म है। वे छोटी छोटी चीजें साझा करते, किसी कवि की एक पंक्ति, किसी पुराने गीत की धुन और कभी कभी बचपन की कोई याद। ऐसे पलों में रेवा की सारी असुरक्षितताएं कुछ कम लगती, मानो किसी ने उसके चारों ओर की दीवारों में एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया हो। फिर भी रेवा के भीतर एक सवाल बना रहा, क्या कोई उसे उसी तरह देखेगा जिस तरह वो खुद को देखना चाहती है। उसकी त्वचा के रंग ने उसे बचपन से ही यह सिखाया था कि दुनिया आकारों और रंगों में सोचती है। कई बार उसने कहा था कि लोग केवल छवि देखते हैं, वे आत्मा तक नहीं उतरते। आदित्य के आने के बाद इस बात पर उसका भरोसा हिलोला खाता, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी तरह से नई दिशा में नहीं झुक पाईं। वो देखती कि आदित्य उसकी बातें ध्यान से सुनता है, पर क्या वो हृदय की गहराइयों को भी समझ लेगा। एक शाम जब बरसात थम चुकी थी और हवा में सिर्फ नमक सी ठंडक बची थी, आदित्य ने रेवा को एक लंबी नजर से देखा और पूछा, तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी दुनिया किसी दूसरे रंग की हो सकती है? रेवा हंसी नहीं, उसने सिर हटाकर कहा, मेरी दुनिया वही है जो मेरे भीतर है। अगर कोई उसे समझे तो मैं उससे कहूंगी कि मैं इस तरह भी खूबसूरत हूं। आदित्य चुप रहा। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों की मुस्कान में कुछ गहराई थी, जैसे उसने किसी महत्वपूर्ण बात को सत्यापित कर लिया हो। उन दिनों की छोटी छोटी मुलाकातों में एक जिज्ञासा पनप रही थी। क्या रेवा अपने भीतर के डर को कह सकती है? क्या वो आदित्य को बता पाएगी कि उसके लिए लोगों की निगाहें क्या मायने रखती हैं? और अगर वो कह दे तो क्या बदलेगा? इन प्रश्नों ने उनकी शामों में एक छोटी सी लकीर खींच दी, जिसे समय ही आगे खोलता। रेवा खुद भी लगातार सोचती रहती कि क्या प्यार के लिए आत्मस्वीकृति से बड़ी कोई चीज होती है। बरामदे की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे की ओर कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द उन तक पहुंचने से पहले ही हवा में घुल जाते हैं। रात उनकी छाती पर धीरे धीरे उतरती है और उस रात के साथ एक नई तरह की उम्मीद भी जन्म लेती है कि कल कुछ और कहा जाएगा, कुछ और सुना जाएगा और शायद रेवा के भीतर की कृष्णकली थोड़ी और खुलने लगेगी। बरामदे का मौसम इन दिनों कुछ बदल गया था। धूप भी अब पहले जैसी तेज नहीं लगती थी, मानो वह भी रेवा और आदित्य की मुलाकातों को धीमी रोशनी में ढक कर रखना चाहती हो। सुबह का समय कोमल था। हल्की हवा उठती, नीले आसमान में कुछ सफेद बादल तैरते दिखाई देते। पुराने नीम के पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के गमलों से भीनी खुशबू आती रहती। रेवा रोज की तरह घर के काम निपटाकर बरामदे में बैठ जाती। उसकी किताबें पिछले कुछ दिनों से एक ही पन्नों पर रुकी थीं। वह पढ़ती कम, सोचती ज्यादा थी। आदित्य का आना अब लगभग रोज का हिस्सा बन गया था। वह कभी पनवाड़ी से कागज लाता, कभी स्टेशनरी से कुछ पुरानी साहित्यिक पुस्तकें। अक्सर उसके हाथ में एक चाय की केतली भी होती, जो उसने रास्ते से ले ली होती, कहते हुए कि आज मेरी तरफ से। कस्बे के लोग अब उन्हें साथ बैठते देखते, कुछ मुस्कुराते, कुछ तटस्थ रह जाते। पर रेवा जानती थी कि लोग क्या सोचते हैं। उसके अंदर का डर दबे कदमों से फिर उठने लगता था। क्या ये सब बस एक अस्थाई सुकून है? क्या आदित्य एक दिन चले जाएगा और फिर उसके दिन उसी पुरानी चुप्पी में लौट आएंगे? पर उन सभी चिंताओं के बावजूद उनके संवाद में एक स्वाभाविक गर्माहट आ रही थी, जो किसी आडंबर या रोमांच से अलग बस दो लोगों की गहरी समझ से पैदा होती थी। एक दोपहर आदित्य आया तो उसके हाथ में एक पुरानी हल्की सी पीली पड़ी किताब थी, बांस की कवर वाली, पन्ने थोड़े मुड़े हुए। उसने कहा, ये किताब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में बहुत पढ़ी थी। कुछ हिस्सों में मुझे लगा कि शायद तुम इससे जुड़ पाओगी। वह किताब रेवा के हाथ में थमा दी।
रेवा ने किताब ली, उसकी उंगलियां पन्नों पर फिसली। फिर उसने पूछा, इसमें क्या खास है? आदित्य मुस्कुराया। हर चीज़ खास नहीं होती, लेकिन कुछ पन्नों पर जो लिखा है वो मन की उन जगहों पर जाता है जहां हम खुद भी नहीं पहुंच पाते। तुम पढ़ना, शायद तुम्हें भी ऐसा लगे। रेवा ने सिर झुका दिया। उसे आदित्य के बात करने का ढंग पसंद आता था, सीधा सरल और ऐसा जैसे वह चीज़ों को बिना परतों के देख पाता हो। वह किसी की सुंदरता, सामाजिक अपेक्षा या बाहरी छवि पर ध्यान नहीं देता था। वह हमेशा मन की धाराओं की बात करता और वही बात रेवा को धीरे धीरे उससे जोड़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद एक शाम, जब हल्की हवा चल रही थी और आसमान में गुलाबी आभा फैल रही थी, रेवा ने वह किताब पूरी कर ली। वह आदित्य का इंतजार कर रही थी। आज उसे कुछ कहना था। कहीं दिल के भीतर एक लंबे समय से दबा हुआ भाव निकलने पर तैयार था। आदित्य आया तो उसके चेहरे पर रोज वाली शांति ही थी। उसने जैसे ही कुर्सी पर बैठने के लिए कदम बढ़ाए, रेवा ने अचानक कहा, इस किताब ने मुझे मेरे बारे में कुछ समझाया है। आदित्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? रेवा धीमे धीमे बोली, कई बार हम खुद को जिस तरह देखते हैं वह दुनिया की निगाहों से तय होता है, और दुनिया हमेशा सही नहीं होती। आदित्य ने सिर हिलाया। दुनिया कभी सही नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बात, तुम क्या देखती हो खुद में? रेवा ने नजर उठाई। उसकी आवाज कठोर नहीं थी, फिर भी उसकी आंखों के भीतर का भार साफ महसूस हो रहा था। मैं शायद हमेशा सोचती रही कि मैं कम हूं। लोगों ने जैसा देखा मुझे, उस तरह खुद को देखने की आदत पड़ गई थी। इसलिए जब तुम किताब की बात करते थे या कविताओं की, तो मुझे लगता था तुम किसी और दुनिया की बात कर रहे हो जिसमें मेरे लिए जगह नहीं होगी। आदित्य अब ध्यान से उसकी ओर देख रहा था, पर बिना किसी घबराहट के। और अब रेवा ने एक लंबी सांस ली। अब लगता है कि शायद जगह होती है, पर डर भी होता है। आदित्य ने धीमे स्वर में पूछा, किस बात का डर? रेवा की आवाज बेहद शांत थी, कि यह कहीं सिर्फ मेरी तरफ से ना हो, कहीं तुम मुझे वैसा ना देखो जैसा मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। ये शब्द हवा में फैल गए। वह शाम अचानक कुछ भारी हो गई थी, ऐसी भारी जो चिल्लाती नहीं, जो बस अपनी उपस्थिति से दिल को दबाने लगती है। कुछ पलों की चुप्पी थी। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, रेवा, तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें किस तरह देखता हूं? रेवा ने सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा, पर इतना जरूर महसूस किया कि आदित्य अब किसी गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। मैं तुम्हें किसी रंग से नहीं देखता, ना किसी छवि से, आदित्य ने कहा। मैं तुम्हें उन बातों से देखता हूं जो तुम दुनिया से छुपा लेती हो। तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे उस शांत स्वभाव से जो इस कस्बे में किसी और में नहीं है। रेवा की सांसें हल्की हो गईं, जैसे उसे एक नया आकाश मिला हो। पर वह कुछ कहती उससे पहले ही वह देर से दबा हुआ दर्द फिर से उठाया। आदित्य, अगर यह सच है तो मैं खुश हूं, पर एक बात मैं नहीं भूल सकती कि तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहां हो। लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। आदित्य चुप हो गया। उसकी आंखों में अचानक एक धुंध आई, पर वह किसी असमंजस से नहीं, बल्कि एक सच्चाई से आई थी जो दोनों जानते थे। वह धीरे से बोला, हाँ, मैं कुछ समय बाद चला जाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की चीज़ें मेरे साथ नहीं जाएंगी। रेवा ने उसे देखा, गहराई से, जैसे पहली बार। पर तुम, उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने कहा, मैं अपनी तरफ से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस जानता हूं कि तुम्हारा डर जायज़ है। मैं तुम्हारे मन में जगह चाहता हूं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वादा तोड़ उम्मीद के। रेवा ने महसूस किया कि आदित्य की ईमानदारी उसे सुकून भी दे रही थी और बेचैन भी। यहाँ से कहानी की दिशा बदलती दिख रही थी, एक हल्की दूरी जो उन्हें करीब ला रही थी। दिन बीतते गए, उनकी मुलाकातें कम नहीं हुईं, पर उनमें एक अजीब सी गहराई जुड़ गई। अब रेवा कम हिचकती थी। कभी कभी वह आदित्य से अपनी पुरानी यादें बांटती, कभी अपनी असुरक्षाएं, कभी अपने सपने। आदित्य उसकी हर बात को
उसी गंभीरता और प्यार से सुनता था जो एक शांत संबंध की बुनियाद होता है। पर हर सुंदर चीज के साथ एक अनकही परछाई चलती है। रेवा अब आदित्य से जुड़ने लगी थी, पर उसका डर भी उतना ही बढ़ रहा था। एक दिन जब शाम ढल रही थी और नीम के नीचे की छाया लंबी होती जा रही थी, आदित्य ने कहा, मुझे शायद अगले महीने लौटना पड़ेगा। ये शब्द रेवा के भीतर किसी पत्थर की तरह गिरे। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका लिया। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए धीमे से कहा, मैं वापस आऊंगा। रेवा ने अपना हाथ समेट लिया। वह मुस्कुराई, पर वह झूठी मुस्कान नहीं थी। वह वही मुस्कान थी जिसे सालों से उसने पहना हुआ था, अधूरी पर सधी हुई। उस रात वह सो ना सकी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आदित्य के जाने का दर्द उससे कहीं बड़ा है जितना उसने सोचा था। वह अपने कमरे में बैठी आधी रात तक किताबें पलटती रही, पर हर पन्ने पर सिर्फ एक ही भाव उभरता रहा, अधूरापन। दिन गुजरते गए और उनके बीच की दूरी बढ़ती नहीं थी, पर अब हर मुलाकात के पीछे एक टिक टिक चलती रहती कि कितना समय बचा है। समय धीरे धीरे पन्ने पलट रहा था। आदित्य के जाने की तारीख नजदीक आ रही थी और रेवा की शामें उस अनिश्चित प्रतीक्षा से गदगद हो उठती थी। हर मुलाकात के बाद एक खामोशी रहती जो रात भर उसके कमरे में टिक कर बैठ जाती। एक तरह का प्रश्न जिसने उसके हर रोज के काम में भी हल्की सी गूंज छोड़ दी थी। कभी वो रसोई में चूल्हा जलाकर उसके बारे में सोचती रहती, कभी बरामदे की कुर्सी पर बैठकर केवल आसमान देखती और ये सोचती कि इस अजनबी से जुड़ना उससे कितनी चीजें बदल देगा। आदित्य ने कई बार कहा कि वो लौटेगा, पर उस लौटने की कोई मियाद नहीं बताई। उसने शहर में कुछ जिम्मेदारियां बताईं, पुरानी किताबों की तलाशें, कुछ लेख, पर हर बार वो अपनी आंखों से रेवा की दुनिया पढ़ने की कोशिश करता और रेवा को लगता कि शायद वो उसे सच में समझता है। फिर भी बाहर की दुनिया की आवाज़ें कभी कभी उनके बीच की मुलायम दीवार पर थप्पड़ की तरह गिरती। ज्ञानी लोगों की सलाह, पड़ोसियों की टिप्पणी और सबसे सख्त चीज़, खुद रेवा के अंदर की आदतें। एक दोपहर रेवा की माँ आई। वे अक्सर आते जाते रहती थीं, पर इस बार उनका चेहरा और उनके शब्द अलग थे। माँ की आवाज़ में न तो गुस्सा था, न किसी तरह की कटुता, बस भविष्य की व्यावहारिकता थी। लोग कहते हैं ठीक नहीं दिखता है, उन्होंने धीरे से कहा। लोगों की बातें रुकती नहीं है, तुम्हारे लिए क्या सही है ये सोचना पड़ेगा। रेवा ने माँ की आंखों में देखा और पाया कि वे भी अंदर से घबराई हुई हैं। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए ताना बाना बुना होगा। रेवा ने चुप्पी साध ली। वो जानती थी कि माँ की चिंता उसके प्रेम से जुड़ी नहीं, बल्कि समाज की उन परछाइयों से है जो किसी भी रिश्ते पर पड़ सकती हैं। एक शाम आदित्य के पास एक पुराना मित्र आया। वे दोनों कुछ पुरानी किताबों का आदान प्रदान कर रहे थे। उस बातचीत के बीच मित्र ने जैसे कैजुअली कहा, कस्बे के लोग बातें कर देते हैं, अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुकोगे लोग कुछ सोचेंगे। आदित्य ने कुछ पल के लिए देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मैं उन बातों में नहीं पड़ता। पर उस मुस्कान के पीछे एक हल्की सी गंभीरता थी जिसने रेवा को हिला दिया। उसने सोचा, क्या आदित्य की जेन्युइन भावना समाज के तानों से लड़ने के लिए काफी होगी, या वे दोनों ही किसी कल्पना में जीवन बिता रहे हैं जो बाहर की हवा में उड़कर खो जाएगी। रेवा के अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर रातों में जागकर बातों के उन अर्थों को पकड़ने की कोशिश करती, किसी शब्द की टोन, किसी पहचान का छुपा अर्थ, किसी मिलन की गहनता। उसे पता था कि उसके शरीर का रंग, उसका चेहरा, दुनिया में उसके रिश्तों की धार पहले से बदल चुकी थी। लोग उसे एक तरह की मृग तृष्णा के साथ देखते, कभी अनदेखा कर देते, कभी अति चर्चा की वस्तु बना देते। आदित्य की नज़रों में वो महसूस करने लगी कि उसे प्यार की कोई और परिभाषा मिल गई है। पर क्या वो परिभाषा बाकी समाज की सीमाओं को पार कर सकती थी? ये सवाल उसके लिए जिंदगी और मौत की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र की तरह था जिसे वो बार बार परिभ्रमण कर रही थी।
उन दिनों आदित्य ने रेवा को शहर में आने का सुझाव दिया। कुछ काम हैं जिन्हें मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, उसने कहा। शहर की लाइब्रेरी, कुछ पुराने लोग जिनसे मैं मिलता हूँ। रेवा का पहला संकेत नकारात्मक था। शहर, लोगों की नज़रें, भीड़, ये सब उसने अपने से दूरी पर रखा था। पर दूसरी ओर वो सोचती कि यदि उसने कभी इस रिश्ते को परखना है तो बाहर की दुनिया में उसके सच्चे रंग उजागर हो जाएंगे। क्या वो बाहर की नज़रों में भी वही चमक रख पाएगी जो घर की नज़रों में अब तक थी? उन्होंने तय किया कि एक बार साथ शहर चले जाएंगे। उस दिन बरामदे पर बैठकर दोनों ने चाय पी, कुछ खामोशियों को बांटा और साथ में अपनी पुरानी कविताओं में से कुछ पंक्तियां पढ़ीं। आदित्य ने कहा, तुम्हारे शब्दों में एक सच्चाई है जो शहर में लोगों को छू सकती है। रेवा ने संकोच से जवाब दिया, अगर लोग सुनने को तैयार हों तो। ये बात न सिर्फ छोटे कस्बे की सीमाओं को छेड़ती बल्कि उनके भीतर के डर को भी बेनकाब करती। शहर की यात्रा ने दोनों के विचारों को तेज नहीं किया, पर उन्हें यथार्थ का एहसास जरूर दिया। शहर की लाइब्रेरी बड़ी और सुव्यवस्थित थी, पर वहां भी कुछ हाथ से लिखी हुई छोटी कविताएं उस शोर शब्द में गुम हो जाती थीं। कुछ लोग प्यार से देखते, कुछ ने हल्के तानों में उनकी बातचीत पर टिप्पणी कर दी। ये सब रेवा ने अनुभव किया। मध्य रात को वो होटल की खिड़की से बाहर देखकर रो पड़ी, न इसलिए कि कुछ हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि हर छोटे कदम पर उसे साबित होना होगा। आदित्य ने उसका हाथ थामा, लेकिन थामना काफी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि रेवा की दुनिया में जो बाधाएं हैं वो सिर्फ बाहरी नज़रों से नहीं बल्कि उसकी आत्मकल्पना से भी जुड़ी हैं। वापस आते समय रेवा ने महसूस किया कि उसने शहर की हवा में अपनी असमर्थता को भी सुना था। वो समझ गई कि किसी के साथ रहना, किसी की नज़रों में अपना हक जताना आसान नहीं होता, पर साथ ही उसके भीतर एक नई हिम्मत भी जागी। शायद यह रिश्ता उस हिम्मत को पला सकता है। उसने सोचा, अगर वही आदित्य उसे उसी तरह स्वीकार करता है जैसा वो है, तो शायद वो अपने आप को भी स्वीकार कर ले। पर स्वीकार्यता की राह पर कुछ और तोड़े भी थे। समाज की धड़कनें, परिवार की सुकून भरी सलाहें और सबसे गहरा अपने भीतर का वो भय जो कहता है कि प्यार के बदलने पर क्या बचेगा। एक रात जब वे दोनों घर लौटे तो पड़ोसियों की बहस सुनाई दी। कोई अनजान बात थी, पर उसमें उनकी बातें छुपी हुई थीं। कभी कभी अच्छी खासी बातें भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। समझदारी से फैसला करो। रेवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरे कस्बे की निगाहें उस छोटे से बरामदे पर टिक गई हों। वो जानती थी कि अब उसकी चाहतों की तराजू में सिर्फ उसकी खुशी नहीं बल्कि परिवार का सम्मान भी तौला जाएगा। उस रात वो देर तक नहीं सोई। उसने सोचा कि प्यार का अर्थ क्या है। क्या ये सिर्फ दिल की बात है या जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझने की भी तैयारी? आदित्य ने उसे देखा, अपनी आंखों में वही सवाल भरकर। दोनों जानते थे कि अगला कदम जरूरी है, या तो इस प्यार को आगे बढ़ाना या फिर उसे अपने अपने पक्षों में लौटा देना। पर कोई भी निर्णय इतना सरल नहीं था। दिनों ने अपनी गति कम कर ली थी। एक तरह की सांझ सी जो न तो पूरी तरह शाम थी और न ही बिल्कुल दिन, बरामदे की चौखट पर उतरती रहती। रेवा के मन में चल रही उथल पुथल अब सिर्फ उसके निजी विचार ही नहीं थे। वो परिवार की दुविधाओं, पड़ोसियों की अटकलों और अपनी अंदरूनी आवाज़ों के बीच फंस चुकी थी। हर सुबह उठकर वो आदित्य की एक मुस्कान की परछाई ढूंढती और हर शाम वही परछाई कहीं खो सी जाती। आदित्य ने कई बार कहा कि वो किसी भी तरह साथ चलने को तैयार हैं। उसने शहर की जिम्मेदारियों और लौटने की अनिश्चितताओं के बावजूद रेवा को आश्वस्त करने की कोशिश की थी, पर वो जानता था कि कुछ रिश्ते सिर्फ दो लोगों के इरादों से नहीं टिकते। उनके पीछे ढेरों नाम, परंपराएं और अपेक्षाएं होती हैं, जिनकी हवा किसी भी पल सब कुछ बदल सकती है। आदित्य की आंखों में एक मुलायम जिद थी, किसी को सहारा देने की, किसी की दुनिया में खुद को जालने की। रेवा ने सोचा कि यदि प्रेम की माप यही होती तो वो कितना आसान होता, पर जीवन ने दिखाया था कि प्यार के साथ कई बार जोखिम भी जुड़े होते हैं, और वो जोखिम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा करता,
दूसरों के जीवन तक पहुंच जाता है। एक सुबह रेवा की मां ने उससे सीधे सीधे सवाल कर दिया। उनका चेहरा कुछ थका हुआ था, पर आंखों में गंभीरता साफ थी। बेटी, उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि तुम किसी से जुड़ गई हो, पर तुम्हें यह सोचकर चलना होगा कि इस घर का क्या होगा। तुम्हारे पिता की तबीयत, घर की मरम्मत, ये सब भी किसी का ध्यान चाहते हैं। प्यार अच्छा है, पर जिम्मेदारी भी जरूरी है। मां की बातों में कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक वास्तविकता की गूंज। रेवा ने मां की आंखों में देखा और समझा कि घर किसी एक के सुख दुख को मैदान नहीं था, वो कई यादों और जिंदगियों का साझा घर था। इसके बाद कुछ दिनों के भीतर पड़ोसियों की बातें और भी तेज हो उठीं। कुछ लोग खुले तौर पर कहने लगे कि रेवा किसी शहर के युवक के साथ समय बिता रही है। कुछ ने सिर्फ परछाइयों में छुपकर टिप्पणियां की। रेवा ने महसूस किया कि जैसे उसका व्यक्तिगत जीवन अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। ये देखकर उसके भीतर एक अलग तरह का डर जागा। वो डर किसी अपमान का नहीं, बल्कि उस बदलाव का था जो रिश्तों को समाज की दृष्टि से अलग बना देता है। एक शाम आदित्य ने फिर पूछा कि क्या वे दोनों साथ कहीं दूर निकल जाएं। ये शब्द किसी सपने की तरह गिरा, सरल, स्पष्ट और वही प्रेम भरी उम्मीद। रेवा ने उसकी आंखों में देखा, वहां वही शांति थी, वही दृढ़ता। पर अंदर से रेवा ने महसूस किया कि कोई निर्णय सिर्फ उसी क्षण का नहीं होता, उसका असर आगे की कई तरह के सुबहों पर होगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूं, पर मैं अपनी मां और इस घर की ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आदित्य ने चुप्पी निभाई। वो जानता था कि ये उत्तर उम्मीद के अनुरूप नहीं था, पर उसने रेवा की ईमानदारी की कद्र की। उन्होंने मिलकर कुछ विकल्प सोचे। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए शहर में कोशिश कर लें और जो भी परिस्थितियां हों, बाद में परिवार से मिलकर सही निर्णय लें। किसी ने कहा कि एक रिश्ता तभी फलता फूलता है जब दोनों के हितों का संतुलन बैठाया जाए, पर वास्तविकता ये थी कि किसी भी विकल्प के साथ टकरार थी। या तो जीवन के पुराने दायित्वों को टालना या प्रेम की एक नई राह को चुनना, दोनों ही विकल्पों में कोई कम दर्द नहीं था। भीतर ही भीतर रेवा को ये एहसास होने लगा कि उसकी असुविधा का केंद्र केवल बाहर की दुनिया नहीं है, वो स्वयं भी किसी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं कर पाती थी। बचपन की आदतें, खुद के लिए बनाई गई एक सुरक्षित दुनिया, उन सबको बदलने का साहस उसे नहीं आता था। ये विचार उसे परेशान करने लगा कि क्या वो अपने भीतर की कमजोरी को प्रेम के लिए बलिदान कर दे? क्या प्रेम को पाने के लिए आत्मसमर्पण ही सबसे आवश्यक कदम है? ये सवाल कहीं न कहीं उसकी आत्मा को उलझा रहे थे। वो रात जब आगे का फैसला होना था, बरामदे पर दोनों देर तक बैठे रहे। चांद मध्यम था और हवा में एक ठंडक थी जो किसी निर्णय को ठंडा कर देती। आदित्य ने फिर से कहा, दो विकल्प हैं, तुम मेरे साथ चलो या हम सब कुछ धीरे धीरे खुले तौर पर परिवार से मिलकर सही निर्णय लें। रेवा ने उसकी आंखों में देखा और अपनी मां की थकावट, घर की ज़रूरतें, अपने भीतर की शिकायतों को हल्के हल्के महसूस किया। उसने महसूस किया कि आदित्य के साथ जाने का कदम उठाने पर वो अपने पिता की यादों, मां की जिम्मेदारियों और अपने घर के पुराने रिश्तों को टूटते हुए देखेगी। उसकी आत्मा वो टकराहट झेल नहीं पाई। धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने घाव को कसकर बांधते हैं, रेवा ने कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं, पर मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई। आदित्य की आंखों में एक क्षण के लिए निराशा आई, पर उसके चेहरे पर फिर समझदारी की एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं समझता हूं। उसकी आवाज में दुख था, पर शिकायत नहीं। उनका यह फैसला कोई प्रतिज्ञा नहीं था, न कोई नज़दीक वादा कि वे किसी निश्चित समय पर फिर मिलेंगे। ये सिर्फ एक स्वीकार था, दो अलग दुनिया जिनमें कुछ साझा क्षण हैं, पर एक गहरी दूरी भी। उस रात वे सो नहीं सके। दोनों कई बार उठकर बरामदे से बाहर की ओर देखते रहे, जहां नीम के पेड़ों की पत्तियां धीरे से हिल रही थीं। आदित्य ने कुछ ही दिनों बाद शहर लौट जाने की तैयारी कर ली। उसके जाते समय रेवा ने उसे एक छोटी सी डायरी दी, जिसमें उसने कुछ कविताएं
और कुछ पंक्तियां लिखी थीं। आदित्य ने वो पन्ने अपने साथ बांधे और उससे कहा, जहां भी मैं जाऊंगा ये मेरे साथ रहेगा। उसकी आंखों में एक नर्म उम्मीद थी, पर दोनों जानते थे कि उम्मीद और यथार्थ के बीच की खाई कितनी गहरी हो सकती है। आदित्य के जाने के बाद बरामदे में एक अजीब सा सूनापन लिए रहा। हर उस चीज की आवाज जो कभी दोनों की बातचीत में संगीत बनकर आती थी, अब खाली सी प्रतीत होने लगी। रेवा ने कोशिश की कि वो अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहे, किताबें पढ़ीं, कुछ पंक्तियां लिखीं, माँ की मदद की, पर किसी रात उसकी तकलीफ लौट आती और वो आदित्य की दी हुई किताबें खोलकर बैठ जाती। उन पन्नों में कहीं उसकी आत्मा की शब्द प्रतिध्वनि छुपी रहती थी। समय के साथ वे दोनों एक दूसरे के जीवन में धीरे धीरे पीछे हटे। आदित्य ने शहर में अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां संभालीं, रेवा ने अपने घर के छोटे छोटे कामों में प्रज्ञा पाई, पर दोनों के मन में वो शाम, बरामदे की वो रात कभी पूरी तरह मिटती नहीं थी। वो एक तरह की स्मृति बनकर रह गई, जो कभी कड़वी तो कभी मीठी लगती। कुछ महीने बाद रेवा ने एक छोटी सी चिट्ठी पाई, जिसमें आदित्य ने लिखा था कि वो कई बार लौटकर आना चाहता है, पर हालात में उसे रोक दिया। उसने ये भी लिखा कि उसने कुछ कविताएं छापी हैं और रेवा की कुछ पंक्तियां उनमें सैर कराती हैं। रेवा ने वो पत्र बांधकर अपनी डायरी में रख दिया। उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट थी, पर वहां अब कोई उछाल नहीं था, सिर्फ एक स्थिर स्वीकार। कई साल बीत गए। रेवा का जीवन धीमा पर एक तरह से समृद्ध हो गया। उसने अपने भीतर की कृष्ण कली को इतने रंगों में देखा कि उसे समझ आ गया कि खूबसूरती का अर्थ केवल बाहरी निखार नहीं है, वो आत्मा की नरमी, धैर्य और उम्मीद का मेल भी है। उसने कविता लिखना जारी रखा। कुछ पंक्तियां उसने अपने पन्नों में छुपा लीं, कुछ उसने सार्वजनिक कर दीं। लोग उसकी कविताओं में उसकी दुनिया की गूंज सुनने लगे, वो गूंज जो कभी किसी ने गंभीरता से नहीं सुनी थी। आदित्य और रेवा की कहानियां अलग थलग नहीं रहीं, वे एक दूसरे के जीवन में अलग रूप में मौजूद रहीं, कभी पत्रों के माध्यम से, कभी किताबों के नामों में और कभी कभार सोशल मेल से, पर उनमें वो पहले जैसा मिलन न था। उस दूरी में भी दोनों ने एक दूसरे को वो सम्मान दिया जो किसी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, स्वयं का और दूसरे का सम्मान। कहानी का अंत तेज नहीं होता, वो एक धीमे भारी सुख के साथ खत्म होता है। एक शाम जब रेवा बरामदे पर बैठी थी, उसने खिड़की से बाहर देखा। नीम का पेड़ पुराना हो गया था और चांद की रोशनी उसी तरह बिखर रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और एक नई कविता लिखी। उसमें प्रेम था, स्वीकार था और एक तरह की शांति भी। उसने पन्ने का आखिरी वाक्य लिखा, कभी कभी कोई कली खिलकर पूरी फूल नहीं बन पाती, पर उसकी खुशबू हवा में रह जाती है और उसी खुशबू से हम बहुत सारी रातें जी लेते हैं। बरामदे में वो पंक्ति एक हल्की सी धुन बनकर गूंजती रही। बाहर दूर कोई बच्चा हंसा, किसी ने घंटी बजाई और रेवा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब उदासी थी और आराम भी, एक कठिन चुनाव का बोझ जिसने उसे तोड़ा भी था, पर साथ ही कुछ नया सिखा भी गया था। वो समझ गई थी कि हर प्यार अपनी तरह पूर्ण है, भले ही रूप बदल जाए। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।